Hello everyone. Welcome to Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Advisor and I am Today we will study class 9th science chapter 6 tissues part 2. Part 1 of the chapter plant tissues that is already uploaded on the channel. If you have not seen, first check out the part 1 and this is the part 2 of the chapter tissues. Animal tissues. When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. जब हम breathing करते हैं, जब हम chest की movement को feel कर सकते हैं, तो ये body के parts move कैसे करते हैं? ये move करते हैं with the help of specialized cells, जिन्हें बोलते हैं muscle cells. So muscle cells जब contract और relax करती हैं, तो body में movement होता है. So the contraction and the relaxation of these cells result in the movement. Now the diagram is shown here. This is the stomach. Stomach is made up of muscles. ये stomach की wall है. Stomach की wall का छोटा सा part कट करके यहाँ दिखाया हुआ है. Enlarged form में ऐसा दिखाई देता है. फिर इसको और थोड़ा enlarge करके देखते हैं तो इस तरह की smooth muscle fibers दिखते हैं. और जब हम एक single fiber देखते हैं muscle fiber तो वो इस तरह का दिखता है. ये spindle shape होती है. बीच में से थोड़ा मोटा होता है. और ऐसे साइड से आके ये tapering structures होता है दोनों तरफ से. बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये है स्मूथ मसल फाइबर. नाउ ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ये ऑक्सीजन लंग्स में एब्जॉर्ब होती है और लंग्स से ये ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी के हर सेल तक पहुँचती है जिससे ब्लड पहुँच जाता है. तो वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है जिससे एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर्ड और वो एनर्जी पूरी बॉडी यूज़ करती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. तो ब्लड है, ये ब्लड भी फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में और ये अपने साथ बहुत सारे सब्सटेंसेस को कैरी करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. जैसे कि ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हम देखें तो ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करेगा और फूड को भी कैरी करेगा और सेल्स तक पहुंचाएगा, सेल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा सेल्स तक. इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट भी ये कलेक्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और फिर उस वेस्ट को लिवर या किडनी तक ये ट्रांसफ़र करता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट आउटसाइड द बॉडी. सो ब्लड एंड मसल्स आर बोथ द एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन अ बॉडी. ये दोनों टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है, एनिमल टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है ब्लड और मसल्स. ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़. तो उनके ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, like on the basis of the function, the types of animal tissues are epithelial tissue first, second is the connective tissue, third is the muscular tissue and fourth is the nervous tissue. अब हम ये फोर्थ तरह की टिश्यूज़ पढ़ेंगे जो एनिमल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है. ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है और जो मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यू हैं का टाइप है. नाउ फर्स्ट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल क्या होती है? एक आउटर कवरिंग जो होती है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है एनिमल बॉडी में. आउटर द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यूज. एपिथेलियम मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को कवर करता है और बॉडी के जो कैविटीज़ हैं बॉडी के अंदर उनकी भी बाहर की जो कवरिंग बनाता है वो एपिथेलियम में बनाता है. तो एपिथेलियम ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट. बॉडी में अलग अलग जितने भी सिस्टम्स हैं जैसे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी सिस्टम्स को ये सेपरेट करता है ये एपिथेलियम. ये सभी के बाहर, सभी ऑर्गन्स के बाहर या सब के बाहर ये प्रेजेंट होता है. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्किन हमारी स्किन के ऊपर ये पूरी एपिथेलियल टिश्यू है. हमारी माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है, किडनी के टिब्यूल्स, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड. ये टाइटली पैक्ड होती हैं और एक कंटिन्यूस शीट बनाती हैं. They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces. थोड़ा सा cementing material होता है इनके बीच में और इनके बीच में कोई intercellular spaces नहीं होती.
ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम। तो बॉडी के अंदर कुछ भी एंटर कर रहा है या बाहर निकल रहा है तो उसे ये एक लेयर एपिथेलियम की क्रॉस करनी पड़ती है। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body. तो exchange of materials में बहुत important role play करता है इसका epithelium की permeability का, कि ये ट्रांसफ़र होने दे रही है, किस materials कैसे अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं. Regardless of the type, all the epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. एक basement membrane present होती है, जैसे ये tissues के cells है और ये नीचे की जो membrane है, this is the basement membrane. Different epithelia show different structures. अलग अलग एपिथेलिया के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, उनके फंक्शन के बेसिस पे इनके स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे कि सेल्स जो ब्लड वेसल्स को लाइन करेगा, जो ब्लड वेसल्स के अंदर होगा या लंग एल्वियोलाई में होगा, वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस अकर्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल सर्फेस. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल सर्फेस. तो देयर इज सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम. तो यहाँ पे सिंपल ये फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम होती है जिसको कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम. So this is the squamous epithelium. Squamous means scale. ये tightly arranged हैं cells, एक दूसरे पे compactly arranged हैं, इनमें intercellular spaces नहीं है. जैसे ये वाला cell है, इसके पास में ये दूसरा cell attached है, तो इनमें intercellular cementing material बहुत कम है. Squama means scale, scale of skin. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, इनकी लोकेशन आपको याद करनी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ये कहाँ पे लोकेटेड होती है बॉडी में. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट होती हैं और फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, एक पतली सी डेलिकेट सी लाइनिंग बनाती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर और लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर. द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वामस एपिथेलियम. ईसोफेगस के अंदर भी इसकी लाइनिंग होती है और माउथ के अंदर जो लाइनिंग है वहाँ पे भी ये स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है. द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम. स्किन जो है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई है. स्किन एपिथेलियल सेल्स अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स, ये कई लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. बहुत सारी लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं क्योंकि स्किन में वेयर एंड टेयर होती रहती है. नए स्केल्स, पुराने जो सेल्स हैं वो रिमूव होते रहते हैं और नए सेल्स आते रहते हैं. दे आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर. सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, ये लेयर के पैटर्न में अरेंज्ड है, इसलिए इसे बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. तो ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं. ये आपको डायग्राम्स लर्न रखने हैं और ये ध्यान रखना है कि कौन सी एपिथेलियम बॉडी के कौन से पार्ट में लाइनिंग फॉर्म करती है. वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स, अब जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये कॉलमनर शेप के होते हैं. सो दिस इज द कॉलमनर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर. इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया. तो जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल टिश्यू है वहाँ पे इन कॉलमनर सेल्स की सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, विच आर द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स. एंड दीज सेल्स कैन मूव, ये मूव कर सकते हैं और इसका मूवमेंट जो है वो म्यूकस को पुश करता है फॉरवर्ड टू क्लियर इट. म्यूकस जो अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, उसको बाहर की तरफ निकालता है. दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं. ये कॉलमनर एपिथेलियल जो हमने इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में पढ़ा, और इसी के अंदर अगर यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम हो गए. नाउ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये क्यूब शेप के, क्यूबॉइड शेप के क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप्ड सेल्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनीज. ये किडनी की लाइनिंग, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग फॉर्म करते हैं. एंड डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज द ग्लैंड सेल्स विच कैन सिक्रीट
substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissues fold inward and a multicellular gland is formed. This is glandular epithelium. ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम बना लेता है जहाँ पे इसका फंक्शन होता है जो कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है. वाई वुड इट बी कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू? इसका क्लू चैप्टर 1 में दिया हुआ है. दैट इज़ इन लाइक अ क्लू इज़ प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है. ये ब्लड के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे बॉडी के. Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells of the connective tissues are loosely spaced. Connective tissues के जो cells होते हैं वो loosely spaced होते हैं और किसके अंदर embedded होते हैं, किसके अंदर ये like घुसे हुए होते हैं in the intracellular matrix. एक intracellular matrix होता है, एक फ्लूइड टाइप सब्सटेंस होता है मैट्रिक्स, जैसे कि हम जेली बोल सकते हैं. जेली टाइप एक सब्सटेंस होता है, उसके अंदर ये लूजली स्पेस्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड. ये जेली लाइक फ्लूइड हो सकता है, ये डेंस और रिजिड भी हो सकता है और ये लिक्विड फॉर्म में, जेली की फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में हो सकता है. द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये कनेक्टिव टिश्यू का किस तरह का फंक्शन है उसका मैट्रिक्स उसी पे डिपेंड करता है. जैसे अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो मैट्रिक्स होगा वो जेली लाइक होगा, लिक्विड होता है ना ब्लड. और अगर हम बोन की बात करें, बोन्स की बात करें तो बोन्स का जो मैट्रिक्स होगा वो हार्ड होगा और रिजिड होगा क्योंकि बोन्स हार्ड होती हैं. Now these are the types of the connective tissues. ये डायग्राम में दिए हुए हैं. Like these are the blood cells. ये ब्लड जो है प्लाज्मा से बना हुआ होता है. प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं लाइक आरबीसी. यहाँ पे हम पढ़ते हैं ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा. लिक्विड मैट्रिक्स होता है इसका, जैसे प्लाज्मा बोलते हैं, और उसके अंदर आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ये 3 तरह के सेल्स होते हैं. ये जो ब्लड के प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं, एक तरह से स्विम करते रहते हैं. द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स. प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट्स और हॉर्मोन्स होते हैं. ब्लड फ्लो करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, हॉर्मोन्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसफ़र करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ बोन इज़ द अनदर एग्जाम्पल. अब ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स के हम ये आपको सभी डायग्राम्स याद रखने हैं क्योंकि डायग्राम की लेबलिंग पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. लाइक द वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल हैं. ये कितनी टाइप के होते हैं इसमें सेल्स? एक होते हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स. ये वाइट ब्लड सेल्स के 5 टाइप के सेल्स हैं और ये ब्लड के ये प्लेटलेट्स हैं और ये हैं आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पसल. आरबीसी, ये आरबीसी का डायग्राम है, ये प्लेटलेट्स है और ये डब्ल्यूबीसीज. ये 3 तरह के सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा में, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी विल सी द डायग्राम ऑफ बोन. तो ये बोन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ये हैवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होती है बोन के अंदर और ये बीच का जो रीजन है इसको बोलते हैं कैनालिक्यूलस और ये हैवर्शियन कैनाल है. इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. इस तरह के राउंड स्ट्रक्चर्स हैं. ये कैनालिक्यूलस और ये छोटे छोटे से यहाँ पे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये बोन के सेल्स होते हैं. सो कैनालिक्यूलस कंटेन्स स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल और ऑस्टियोसाइट्स. ये जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स. ये ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं. These are the bone cells. So bone is the another example of a connective tissue. It forms the framework. ये बॉडी का फ्रेमवर्क, सपोर्ट जो देता है बॉडी को, वो बनाते हैं बोन. बोन ऑल्सो एंकर्स द मसल्स. मसल्स भी बोन से जुड़ी हुई होती हैं और इनका मेन जो फंक्शन होता है बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है बोन का फंक्शन. इट इज़ स्ट्रॉन्ग. ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं टिश्यूज़. एंड बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स. ये मैंने अभी बताया था, बोन सेल्स हार्ड होती हैं क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स होता है, बोन के सेल्स एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं. दैट इज़ मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है? दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. ये कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है.
तो ये मैट्रिक्स है, बोन का यहाँ पे साइड में मैट्रिक्स है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना हुआ है, और ये इसमें सेल बोन के सेल्स प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स. These are the bone cells or the osteocytes. Now the two bones can be connected to each other. दो bones एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती हैं एक दूसरे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे बोलते हैं लिगामेंट. तो ये जो लिगामेंट होते हैं ये टू बोन्स को ज्वाइन करता है. नाउ दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक. ये इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है. इसमें इट हैज़ अ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. इसमें स्ट्रेंथ होती है लिगामेंट्स में. लिगामेंट्स में बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स होता है और ये बोन्स को कनेक्ट करती हैं बोन टू बोन. सो वेरी इंपॉर्टेंट, द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, दैट इज़ लिगामेंट. एक दूसरे तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होती है जिन्हें बोलते हैं टेंडन्स. ये टेंडन्स मसल को बोन से ज्वाइन करते हैं. They are another type of the connective tissues. Now the tendons are the fibrous tissues. ये fibrous tissues होते हैं. इनकी बहुत अच्छी strength होती है और limited flexibility. मतलब बहुत flexible जो चीज़ होगी वो ज़्यादा अच्छे से move करेगी, उसमें ज़्यादा movement हो सकता है हर direction में. तो ये limited flexibility होती है, ज़्यादा movement नहीं हो पाता. Another type of connective tissue, that is the cartilage. एक और connective type जो है that is the कार्टिलेज. कार्टिलेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जो ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर जिसे पिन्ना बोलते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं. आप टच करके देखिए ये किससे बना हुआ है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है. ये इसको आप मूव कर सकते हो, थोड़ा मोड़ सकते हो, तो ये कार्टिलेज होता है. हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स. इसमें बहुत दूर दूर सेल्स अरेंज्ड होते हैं. इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है, सॉलिड मैट्रिक्स. और किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन्स और शुगर्स का. बोन में हमने देखा था मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड्स का बना हुआ होता है, और कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स सॉलिड मैट्रिक्स है वो प्रोटीन और शुगर से बना हुआ होता है. कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सर्फेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर. नोज भी कार्टिलेज से बनी हुई है, ईयर, ट्रेकिया एंड द लैरिंग्स. इन सभी पार्ट में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स. हम फोल्ड कर सकते हैं ईयर के कार्टिलेज को, बट हम क्या अपनी बोन्स को बेंड कर सकते हैं? आर्म्स की जो बोन्स हैं उनको क्या आप मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से बनी हुई है. नाउ नेक्स्ट इज द एरियोलर टिश्यू. ये जो डायग्राम है, सी डायग्राम, ये हाइलन कार्टिलेज का डायग्राम है. ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ये कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, और ये इसका मैट्रिक्स है जिसे हाइलन मैट्रिक्स कह रहे हैं. Now next are the areolar connective tissue. Areolar connective tissue is found in the skin and the muscles. ये skin और muscles में present होता है, around the blood vessels के चारों तरफ, nerve cells में and in the bone marrow. Areolar connective tissue. It fills the space inside the organs. Organs के अंदर जो जगह होती है उसको भी ये fill करता है, areolar connective tissue. जो internal organs हैं उनको support करता है, और जो repair tissues, जो टिश्यूज़ हैं जिन उनको रिपेयरिंग चाहिए उनकी रिपेयर करने में भी ये हेल्प करता है. तो ये डायग्राम है एरियोलर टिश्यू का. दिस इज़ द एरियोलर टिश्यू. दिस इज़ एरियोलर टिश्यू. इसमें कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं. नाउ नेक्स्ट वेयर आर द फैट स्टोर्ड इन अ बॉडी. हमारी बॉडी में फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं? ये स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू में. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एडिपोज टिश्यू. ई डायग्राम इज. तो ये फैट सेल कहाँ पे स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं. ये दे आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स. स्किन के नीचे की तरफ फैट स्टोर्ड होता है, और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी के, उनके बीच में भी ये फैट टिश्यूज़ प्रेजेंट होती है. तो ये बहुत अच्छा एक तो ये फैट को स्टोर करता है, दूसरा ये इंसुलेटर का भी काम करता है. इससे ठंड नहीं लगती एनिमल्स को फैट स्टोरेज के कारण, और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो वहाँ इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी मिलती है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स. ये फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं, ये फैट ड्रॉपलेट जो यहाँ दिखाई दे रहा है, फैट ड्रॉपलेट से भरी हुई होती हैं टिश्यूज़ में. फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है इंसुलेटर. ये बॉडी में हीट को बाहर नहीं निकलने देती, जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है. Now next is the muscular tissue. Muscular tissues consist of elongated cells. ये elongated cells से बनी हुई होती हैं.
They are also called the muscle fibers. This tissue is responsible for movement in our body. Muscles के कारण हम body को move कर पाते हैं. Muscles में special proteins होते हैं जिनको बोलते हैं contractile proteins, which contract and relax to cause the movement. Muscle fibers में contractile proteins present होते हैं जिसके कारण ये contract और relax कर पाते हैं. This is the diagram. ये 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में. वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी. वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल. हम अपनी विल के अकॉर्डिंग, जैसे हम अपने हैंड्स की मसल्स को मूव कर पाते हैं, लेग्स की मसल्स को मूव कर पाते हैं, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग जब हमें मूव करना हम मूव कर पाते हैं. तो ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स. मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड. जब हमें इन्हें मूव करना होता है मूव करते हैं, जब हमें रुकना होता है हम रुक जाते हैं. तो हमारे हाथों की और पैरों की, हमारी लिम्स की जो मसल्स हैं वो वॉलंटरी मसल्स हैं. हमारी वॉलंटरी, हमारे कंट्रोल, हमारा जो हमारी विल के अकॉर्डिंग वो वर्क करती हैं. दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन मसल्स. इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, इनको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं. एज दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स, क्योंकि बोन से अटैच्ड होती है मोस्टली, एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं. अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. ये इस तरह के लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं इसमें ऑल्टरनेट. एक लाइट बैंड होता है, एक डार्क बैंड होता है, जैसा इस डायग्राम ए में दिखाया हुआ है. दे शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, और स्ट्रेशंस बोलते हैं इनको. व्हेन स्टेन्ड ऑल्टरनेटली, जब इनको स्टेन किया जाता है तो ऐसे ऑल्टरनेटली दिखाई देता है. जैसे ये एक बैंड दिखाई दे रहा है, ये 2 बैंड्स के बीच में ये इस तरह का एक बैंड दिख रहा है, तो एक लाइट बैंड है और एक डार्क बैंड है, ऑल्टरनेट होते हैं. एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स. इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं. एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग. इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं ये लॉन्ग होती हैं, इस तरह से ये लंबी है, सिलेंडर की शेप में, तो इसको सिलेंड्रिकल बोल रहे हैं. अनब्रांच्ड है, देखिए इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, एक लंबी सी सिलेंडर की फॉर्म में है, और मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब इसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. हैविंग मेनी न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, इसमें बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो plural of nucleus is nuclei. So these are the characteristics of the voluntary muscles. Now the next type of the muscle is इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो रहा है, या डाइजेशन के टाइम पे जो हम फूड खा रहे हैं वो ईसोफेगस में जो अंदर जा रहा है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है ईसोफेगस के अंदर या और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो वो जो मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, वो अपने आप वर्क करती हैं. तो इस तरह की मसल्स को बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स. The movement of food in the alimentary canal or the contraction and the relaxation of the blood vessels, ये सब involuntary movements हैं. हम इनको स्टार्ट भी नहीं कर सकते, हम इन मूवमेंट्स को स्टॉप भी नहीं कर सकते जब हम चाहें. तो ये हो गई स्मूथ मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स को स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है. कंट्रोल सच मूवमेंट्स, ये ऐसे मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई. आई की जो आइरिस होती है, जो यूरेटर प्रेजेंट होता है उसमें यूरेटर, एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स. तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप वर्क करती हैं ये मसल्स. द सेल्स आर लॉन्ग, ये लंबे सेल्स होते हैं. पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, इस तरह की स्पिंडल शेप्ड है ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, ये बीच में से मोटे और ये साइड से ये इस तरह की टेपरिंग, ये पॉइंटेड जो होते हैं ये स्पिंडल शेप्ड, इनकी स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स हैं जो स्मूथ मसल्स के हैं. ये यूनी न्यूक्लिएट है. हमने पहले पढ़ा था वॉलंटरी मसल्स मल्टी न्यूक्लिएट थी, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये सेल के अंदर, तो ये यूनी न्यूक्लिएट है. इनकी शेप भी अलग है. वॉलंटरी मसल सिलेंड्रिकल शेप की थी और ये स्पिंडल शेप्ड की है. वहाँ पे मल्टी न्यूक्लियाई है और यहाँ पे यूनी न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिंगल न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप. तो इनके डिफरेंसेस भी हो गए और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स. वहाँ पे स्ट्रेशंस थी, डार्क बैंड, लाइट बैंड. यहाँ पे कोई डार्क बैंड या लाइट बैंड नहीं है, तो इसलिए इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं. द मसल्स ऑफ द हार्ट. इसके बाद जो थर्ड टाइप की मसल्स हैं वो हार्ट की जो मसल्स होती है जिन्हें कार्डियक मसल्स बोलते हैं. ये कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, अपने आप वर्क करती हैं. द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ये अब एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ. पूरी लाइफ इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है हार्ट मसल्स में विदाउट स्टॉपिंग. दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड द कार्डियक मसल्स. इनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं. हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल. ये सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं
और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप है इनकी, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनके अंदर, और ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग, यहाँ पे ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, तो ये ब्रांच्ड होती हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप नोट डाउन करना, और ये तीनों के डिफरेंसेस भी बन जाएंगे। इनको कंपेयर करना भी आता है और इनके डिफरेंसेस भी आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स possess द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई, जितने भी सेल्स हैं बॉडी के, सब रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो भी रिएक्शन, जो भी एक्शन होता है उसमें ये रिएक्ट करते हैं स्टिमुलस के। नाउ हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड। जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली। तो ये स्टिमुलस को ट्रांसमिट करती है। जैसे बाहर से हमने किसी चीज़ को टच किया, जैसे हमने हॉट प्लेट को टच किया, तो बॉडी को स्टिमुलस मिला कि ये बहुत हॉट प्लेट है, हाथ पीछे कर लो। तो ये स्टिमुलस कैसे मिला? ये स्टिमुलस ये नर्वस टिश्यू ने ब्रेन तक पहुंचाया, और फिर ब्रेन ने वापस नर्वस टिश्यूज़ को बोला, नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू बोला कि हाथ को पीछे कर लो। तो रैपिडली ये बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है नर्वस टिश्यू। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यूज़। ये सभी नर्वस टिश्यू से बने हुए होते हैं। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सब नर्वस टिश्यू से बने हुए हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर ऑल्सो कॉल्ड द नर्व सेल्स और द न्यूरॉन्स। तो ये जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, इनको बोला जाता है नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन। ये जो डायग्राम है न्यूरॉन का, ये आपको लर्न करना है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। ये वाला जो पार्ट है इसका, इसको सेल बॉडी बोल रहे हैं। सेल बॉडी में ये जो प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और ये बीच में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और ये यहाँ पे है बाहर में साइटोप्लाज्म। सो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन hair like parts arise. Usually each neuron has a single long part process called the axon. ये सिंगल एक लॉन्ग प्रोसेस दिखाई दे रहा है, इसको बोल रहे हैं हम एक्सॉन। ये पूरा एक्सॉन है। एंड द मेनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स कॉल्ड द डेंड्राइट्स। ये सिंगल जो दिखाई दे रहा है ये एक्सॉन है, और ये छोटे छोटे जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द डेंड्राइट्स। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। तो एक इंडिविजुअल नर्व सेल की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर तक होती है। मैनी नर्व सेल्स बाउंड टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। द सिग्नल दैट पासिस थ्रू द नर्व फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स है, जो नर्व फाइबर में जो सिग्नल पास हो रहा है, इसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। इस नर्व इम्पल्स के कारण हम अपनी मसल्स को मूव कर पाते हैं जब भी हमें इन्हें मूव करना होता है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व इन द मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में नर्वस और मसल दोनों टिश्यूज़ के कॉम्बिनेशन से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसके कारण एनिमल्स बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलस मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मूव कर पाते हैं, मसल्स और नर्व्स दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों टिश्यूज़ के कॉम्बिनेशन से। तो आपको ये चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है। आपको इन चैप्टर्स में मोस्टली क्या करना है, पहले डायग्राम्स को लर्न करना है। बायोलॉजी में आप जब भी, बायोलॉजी कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। आप इसमें पहले डायग्राम्स को ड्रॉ करके लर्न कीजिए। ड्रॉ दीज डायग्राम्स, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनकी लेबलिंग कीजिए। जब आप इनकी लेबलिंग पार्ट्स को लर्न कर लेंगे, डायग्राम्स को लर्न कर लेंगे, तो आपके लिए थ्योरी पार्ट लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अगर आपको ये न्यूरॉन का डायग्राम लर्न हो जाता है, तो आप इसका थ्योरी पार्ट यू कैन राइट वेरी इजीली। आपको थ्योरी पार्ट लर्न हो जाएगा कि इसमें सेल बॉडी पार्ट होता है, उसमें ये प्रोजेक्शंस निकली होती हैं, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, एक लॉन्ग पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं, ये यहाँ पे ये नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो इस तरह से आप उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे, वो आपकी थ्योरी बन जाएगी। सो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न द टॉपिक्स। जैसे आपने मसल्स पढ़ी है, तो मसल्स के तीनों टाइप के डायग्राम्स को लर्न कर लो पहले। वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल, कार्डिक मसल, उनके डायग्राम्स लर्न हो जाएंगे, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ईजी हो जाएगा लर्न करना डायग्राम में से देख देख के। इस ये मल्टी न्यूक्लियाई है,
इनवॉलेंट्री मसल सिंगल न्यूक्लियस वाली होती हैं, तो इस तरह से थ्योरी पार्ट लर्न हो जाएगा. आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू. सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that maximum number of students may get benefited. And if you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell button so that whenever I upload the new content, you may get notified and you may watch the video. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care, and thank you so much.